फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूसर्च। और जैसे कि आज आप जानते हैं कि हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। और इतना सारा प्यार आज तक हमारी वीडियो को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। आज हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज की हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर श्लोक अग्रवाल, जो एक फार्मासिस्ट भी हैं और मास्टर ऑफ केमिस्ट्री भी हैं। और आज कई स्कूलों में इनका पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा है, जिसके आधार पर आप ये हमारे बायोलॉजी टीचर लेक्चरार हैं, जो हमारे साथ में बहुत लंबे समय तक कार्यरत रहे हैं। तो इसके लिए मैं श्लोक अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे चैनल पर पधारे। थैंक यू सर, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूं सर। मुझे बहुत ही खुशी है कि आपने मुझे इस मंच पर बुलाया और मैं अपने प्यारे व्यूवर्स को भी धन्यवाद सर, आपने मुझे अपने इस मंच पर बुलाया और मुझे इस आभारी जानकारी को देने का ये अवसर प्रदान किया। हेलो व्यूवर्स, आपका फ्यूसर्च में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सुन ही चुके हैं, मोहित सर जी ने अभी बोला कि एक यौन संचारित बीमारी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि ये कितना भयावह हो सकता है। सबसे पहले यौन संक्रमित रोग यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये डिजीज है क्या? इस शब्द को सुनकर ही कुछ लोग ये सोचने लगते हैं कि ये बहुत ही वल्गर शब्द है, भद्दा शब्द है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान संस्कृतियों में घिरा हुआ है सर, और संस्कृति के पर्दे में घिरा हुआ है। तो इस वजह से कोई लोग इस विषय पर बात नहीं करना चाहता। बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के मन में फैली हुई हैं, तो वे बचते हैं। क्योंकि हमारे जैसे मॉडर्न इंडिया में हर चीज, हर टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो चुका है, तो हमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहिए और ऐसे पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहिए। बात करेंगे कि किस प्रकार फैलती हैं, इनका निदान क्या है, ये कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, और उस पर आप अपना सुझाव देंगे। सर बहुत अच्छा ही प्रश्न करा सर आपने पूछा सर कि ये बीमारियां किस प्रकार फैलती हैं और इनका निदान क्या है। सबसे पहले तो मैं बता दूं सर, यौन संक्रमित रोग, जैसे ही इसके नाम के पीछे छुपा है अर्थ, यौन संक्रमित रोग वे रोग हैं जो संक्रामक बीमारी हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में असुरक्षित यौन संबंध और असंक्रमित सुई या साझा या असंक्रमित रक्त निदान के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं। इनमें कुछ बीमारियां जो निम्नलिखित हैं: एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, ये आपकी कुछ फेमस डिजीज हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, जिनमें मैं आज आपको एड्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। क्योंकि अगर हम आंकड़े देखें तो लगभग पूरे विश्व भर में 40 मिलियन जो लोग हैं वो एड्स से संक्रमित हैं, जिसमें अकेले हमारे भारतवर्ष में 15 से आपके 49 की उम्र के व्यक्ति ज्यादा संक्रमित हैं। इसमें अगर मैं कहूं, अगर इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में 24 मिलियन हमारे लगभग इस बीमारी से पीड़ित लोग उपस्थित हैं। इसका मुख्य कारण सिर्फ इतना है कि शिक्षा का अभाव और जागरूकता की कमी। उन्हें शिक्षा का अभाव नहीं है, बिल्कुल भी शिक्षा की कमी है। उन्हें इस बीमारी के प्रति जागरूकता ही नहीं है। कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें ये संक्रामक बीमारियां है भी। और थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूं कि ये फैलता तो मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। जैसे कि यंगस्टर्स जो होते हैं, हमारे एडोलसेंस की एज में जो हमारे युवक होते हैं, जो किशोरावस्था में जो किशोर होते हैं, तो वे कभी कभी असुरक्षित यौन संबंध बना लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कुछ एरिया में वैश्यावृत्ति भी ज्यादा होती है, तो सेक्स वर्कर भी इसका मुख्य कारण है। तो ये बीमारी बहुत ही भयावह है। इसमें जान तक मृत्यु भी जाने का खतरा रहता है, इंसान की जान चली जाती है। और इसका निदान बहुत ही आपका सिंपल है। इसके लिए एक टेस्ट होता है हमारे भारतवर्ष में जिसका नाम एलिजा है। एलिजा के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति को HIV है या नहीं, यानी हम ये कह सकते हैं कि वो HIV संक्रमित है या नहीं है। इसलिए रूटीन चेकअप पर हर 6
माह के अंतराल वो अपना चेकअप कराए, ब्लड टेस्ट कराए एक स्वस्थ व्यक्ति, जिससे उसे पता चल सके कि उसके शरीर में इस वायरस के कण उपस्थित हैं या नहीं। एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये वायरस क्या करता है, जैसे इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा है, ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है वायरस सर। और प्रतिरक्षा तंत्र इतना कमजोर हो जाता है सर कि कोई भी बीमारी उस व्यक्ति को संक्रामक, जैसे टीबी हो गई, जैसे आपकी निमोनिया हो गया, जैसे आपका टाइफाइड हो गया, ये भयावह स्थिति तक पहुंच जाता है और ये मामूली सी संक्रामक बीमारियां इंसान की जान ले बैठती हैं। और जैसे कि एड्स में हम जानते हैं, एड्स का भी मैं आपको पूरा नाम बता देता हूं सर, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी आपका ये एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इसमें अगर होते हैं, जैसे सर दर्द होना, उल्टी आना, मतली आना और शरीर पर चकत्ते छप जाना। और कहीं कहीं जगह पर यह भी देखा जाता है कि यौन अंगों में स्पेशल टाइप के जो फोड़े होते हैं वो अलग, नॉर्मल फोड़ों से अलग इस पर आ जाते हैं, शरीर में चकत्ते आ जाते हैं। ये सोर्स छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इनमें फिर धीरे धीरे मवाद पड़ने लगता है और ये फूट कर मरीज को बहुत परेशान करते हैं। तो जैसे ही ये लक्षण किसी व्यक्ति में आने शुरू हो तो वो अपनी जांच कराए, और उससे पहले भी वो अपनी कंटिन्यूअस माध्यम से जांच कराता रहे। बहुत ही अच्छे से आपने समझाने की कोशिश की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे बात करते हैं, थोड़ा सा आप ये बताएंगे कि इनके जो यौन संचारित रोग हैं, इनको हमें किस तरह से उपचार करना चाहिए। जो एक नॉर्मल, जैसे कि आप भी जानते हैं और हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं, भारत में जो गुप्त रोग है या यौन संचारित रोग संबंधित जो शब्द हैं, इनको बहुत ही वल्गर माना जाता है। तो एक दूसरे से लोग बताना नहीं चाहते, एक दूसरे से मतलब उनको लगता है कि हमारे जो मतलब हमारी स्थिति है उसका थोड़ा अप डाउन चला जाएगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, इस तरह का अभाव रहता है मतलब लोगों के मन में कि पता नहीं सामने वाला क्या समझेगा। तो बहुत ही मतलब वल्गर मानते हैं इस तरह की बीमारियों को, जबकि आज हम भारत में, आधुनिक भारत में है, तो हमें इन सभी बीमारियों की जानकारी होनी चाहिए। तो वे कौन कौन से नॉर्मली लक्षण, या किसी हमें कैसे इनको, जो हमारे इंटर हाई स्कूल वाले जो बच्चे हैं, इंटरमीडिएट, और तो हम इनको किस तरह से इन चीजों को एक्सप्रेस करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, उसके बारे में मैं तुमसे बात करूंगा। तो सर आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न कराया मुझसे। इस विषय पे कोई चर्चा इसलिए नहीं करना चाहता, जैसे कि हिंदुस्तान हमारा एक संस्कृति से घिरा हुआ देश है, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, और लोग इस पर बात इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें शर्म आती है। उन्हें लगता है कि वो, जैसे उनके प्राइवेट पार्ट्स उनके पास है ही नहीं। जैसे हृदय हमारे शरीर का अंग है, वैसे ही यौन अंग भी हमारे शरीर के ही अंग है। उनकी देखभाल करना, उनकी सुरक्षा करना भी हमारा दायित्व है। तो उससे हमें बताने से हिचकिचाना भी नहीं चाहिए। इसलिए कक्षा 10वीं और 12वीं में जीव विज्ञान विषय में इन सब बातों के बारे में पढ़ाया जाता है। लेकिन कुछ लोग जो संस्कृति की आड़ में घिरे हुए हैं, वो लोग बच्चों को जानकारी नहीं देना चाहते, वो लोग इस पर शर्माते हैं, जो कि बेहद ही शर्मनाक है सर। जबकि बच्चों को इस विषय पर जानकारी देना चाहिए। एज ए बायोलॉजी मेंटोरशिप और एज ए बायोलॉजी टीचर, मैं अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को पूरी पूरी जानकारी देता हूँ कि किस तरीके से मानव जनन तंत्र, उसकी संरचना है और किस तरीके से वो कार्य करती है। तो एक बात ये भी है, एक भ्रांति ये भी है लोगों में कि जब ऐसा कोई बीमारी से पीड़ित हो जाता है, एड्स से या सिफिलिस से, तो कुछ लोग हमारे समाज में उसके साथ भेदभाव करने लगते हैं, जो बहुत ही निंदनीय कार्य है सर। उसे बिल्कुल अलग कर दिया जाता है, उसका बिल्कुल उससे कोई संबंध नहीं रखता, उससे कोई बात नहीं करता, जबकि हमें उसका उपचार करना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए सर। इसका उपचार अवेलेबल है, चूंकि इंडिया में हमारी कुछ आपकी मेडिसिन्स बना दी गई हैं, बहुत आधुनिक मेडिसिन्स आ गई हैं जिनसे इसका उपचार करा जा सकता है। अब इसके उपचार के लिए क्या है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो सर इसके उपचार, इसका बचाव ही है। इन बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाना कि कैसे हो रही हैं, असुरक्षित यौन संबंध बनाने से बचना। आप किसी भी मल्टीपल सेक्स पार्टनर जो होते हैं उनसे यौन संबंध बनाने से बचें, और अगर आप यौन संबंध बना भी रहे हैं तो कॉन्डोम का यूज करें। और जैसा कि बताया जाता है कि बहुत सारी हमारी डिवाइसेस होती हैं जो इनसे हमें प्रोटेक्ट करती हैं। तो कॉन्डोम मैं समझता हूं कि भारतवर्ष में
एकमात्र ये बैरियर मेथड है सर, अगर बायोलॉजी जीव विज्ञान में आता है सर, बैरियर मेथड है और बहुत ही सुरक्षित माना जाता है। जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति या अनजान व्यक्ति से यौन संबंध बनाएं तो आप हमेशा कंडोम का यूज करें। आप रक्त आदान जब आप करें तो आप सुनिश्चित कर ले कि वो HIV संक्रमित ना हो, उसमें किसी भी प्रकार का HIV वायरस ना हो। इसलिए ही कहा जाता है कि अपने रक्त की जांच भी जब हम कराते हैं तो HIV की जांच आपकी बहुत जरूरी है। और मैं एक बात और बता देता हूं सर कि ये जो वायरस है सर, ये एक प्रकार का रेट्रो वायरस है। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि ये व्यक्ति में किस प्रकार क्या क्या करता है, व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है। और ये है कि ये संक्रमित जो माँ है, अगर कोई माँ गर्भवती है तो उसके प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करके उसके बच्चे के अंदर भी हो सकता है। तो सर ये बहुत बड़ी बात है कि उसका बच्चा भी संक्रमित हो जाएगा और वो लेडी खुद भी खतरे में है। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए और लोगों को भारतवर्ष में जो लोग इस पर वो करते हैं, टिप्पणी उठाते हैं, उन्हें इसके बारे में जागरूक करना जरूरी है सर। बहुत ही अच्छे से आपने इस बारे में बात की और ये बहुत अच्छा भी है। उसके लिए हमें हमारा खुद ऐसा मानना है कि आगे हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, में बात करेंगे कि जैसे अभी हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हमें पता नहीं चल पाता कि अब एक नॉर्मल बात यह भी है कि प्रत्येक व्यक्ति तो अपना HIV टेस्ट कराता ही नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमें किन चीजों की या किन सुरक्षाओं का ध्यान रखना चाहिए। अभी जैसे आप और हम ही हैं नॉर्मली, या और भी बहुत सारे हमारे साथी हैं। अभी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि अभी तक हमने किसी ने भी अपना इस प्रकार का कोई टेस्ट नहीं कराया और नॉर्मली कोई कराता भी नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के सिम्टम्स नहीं दिखाई देते तो हम कराते भी नहीं है। तो अगर जो हमें उससे रक्त का आदान प्रदान करना हो या और भी बहुत सारी बचाव हो सकते हैं, तो उसके लिए हमें मतलब किस प्रकार से हमारा रहन सहन होना चाहिए और किस प्रकार से हम दूसरों मतलब खुद भी रखें और दूसरों को भी इस बात के लिए सुझाव दें कि, क्योंकि देखो एक HIV मात्र ऐसी बीमारी नहीं है। आज के समय में बहुत सारी और भी डिसीज, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज चल रही हैं। तो हमें मेरा ऐसा मानना है कि हमें और सब बीमारियों से भी किस तरह से थोड़ा सा बचाव रहना चाहिए। मार्केट में, घर पर, बाहर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे स्कूल हुआ या और भी कोई भीड़ भाड़ वाले एरिया, तो हमें किस प्रकार से उसमें रहना चाहिए। अच्छा प्रश्न कराया सर आपने। आपके प्रश्न का उत्तर मैं जरूर देना चाहूंगा सर। तो सर इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमें सबसे पहले किसी भी बीमारी का निमंत्रण देना है अनहाइजीनिक रहना। अनहाइजीनिक का मतलब स्वच्छता अपने चारों ओर ना रखना। कई दिनों तक मैं देखता हूं कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने लाइफस्टाइल का ध्यान नहीं रखते, अपने जीवन यान का ध्यान नहीं रखते, सही समय पर ना उठना, सही समय पर ना बैठ सोना, आजकल जैसी बीमारियां ये हो रही हैं, ये सब हमारी पर्सनल हाइजीनिक कंडीशन है। तो सबसे पहले हम खुद स्वच्छ रहें। जब हम खुद स्वच्छ रहेंगे, जब हमारा शरीर स्वच्छ रहेगा, तभी तो हम दूसरे समाज को भी या अपने चारों ओर वातावरण को भी स्वच्छ रख पाएंगे। और समय समय पर अपनी जांच कराना, इसके लिए लोगों को जागरूक करना है। अब जैसे एड्स के बीमारी के बारे में मैंने बात करा सर, तो इसके लिए भारतवर्ष में हमारे एक संगठन है जो इस पर कार्य करता है। इसका नाम सर नाको है। ये संस्था हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है सिर्फ इसलिए कि लोगों को जागरूक करा जाए। लेकिन इसका जो संस्था का मोटिव है वो इस बीमारी को रोकना ही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके कार्यकर्ता खुद भी अपने आप में इतने ज्यादा जागरूक नहीं है। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इस संस्था का नाम है और ये WHO की ही एक संस्था है सर, और ये इस पर कार्य भी करती है और बहुत सारी बीमारियों पर भी ये काम करती है। लेकिन सर दुविधा का विषय ये है कि लोग जानना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते। तो हमारा पॉडकास्ट का यही माध्यम रहेगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा इस चीज पर बात करें। जब हम चर्चा करेंगे, इस चर्चा को शर्म में नहीं ढकेंगे, तो इस बीमारी का जरूर रोकथाम होगा सर। और ये मेडिसिन दी जाए, ऐसा नहीं कि एड्स के व्यक्ति को अलग थलग कर दिया जाए, उसका उपचार पॉसिबल है। और एक बात और है, लोगों के मन में सर भ्रांतियां हैं, बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के मन में है सर। जैसे वर्ड्स, जैसा कि अभी इस पर चर्चा हुई, तो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि वर्ल्ड
के लिए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा WHO, उसके अनुसार जो विश्व एड्स दिवस है वो 1 दिसंबर के दिन बनाया जाता है।